200 से अधिक बच्चे जो है 2 मिनट में जुड़ चुके हैं। चलो भाई शाबाश। राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा सीईटी खातर, इसमें हरियाणा करंट अफेयर का बहुत बड़ा पार्ट रहेगा जो सीईटी खातर बिल्कुल रामबाण क्लास होगी। तो सबसे पहला प्रश्न देखोगे, हरियाणा प्रदेश का पहला वन शोध संस्थान कौन से जिले के अंदर बनाने का काम किया जाएगा? वो जिला पंचकुला है, जिला यमुनानगर है, जिला मेवात है, या फिर हरियाणा का वो अंबाला जिला है। ठीक है, हरियाणा के अंदर, उत्तरी हरियाणा के अंदर खास तौर पर एक उद्योग धंधा, उस उद्योग धंधे का नाम क्या है? प्लाईवुड उद्योग। और इसी प्लाईवुड उद्योग जो है, इसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रदान करने के लिए जो है एक काम किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा का पहला वन शोध संस्थान जो है उसकी स्थापना करने का काम किया गया है। ठीक है, तो प्लाईवुड उद्योग जो है, इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है 50 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा सरकार के द्वारा एक संस्थान की स्थापना करने का काम किया जा रहा है। वो संस्थान यमुनानगर का जो जगाधरी इलाका जो है, यमुनानगर के जगाधरी इलाके के अंदर जो है इस संस्थान की स्थापना हरियाणा सरकार के द्वारा करी जाएगी। जरा भी पहला आ जाओ तो वो अपना प्रश्न बिल्कुल ध्यान से लेना। तो हरियाणा प्रदेश का पहला वन शोध संस्थान जो है कड़ा है, तो यमुनानगर के जगाधरी के अंदर जो हरियाणा प्रदेश का पहला वन शोध संस्थान जो है इसकी स्थापना करी जाएगी 50 करोड़ रुपए की लागत से। हरियाणा प्रदेश के वन मंत्री भी जगाधरी से हैं, ये आपने याद रखना है। तो हरियाणा प्रदेश के वन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर हैं। ठीक है, वन और शिक्षा और पर्यटन तीनों मंत्री लगभग हरियाणा में एक के मिलेंगे, क्योंकि किसी जमाने में तीनों के तीनों डिपार्टमेंट एक हुआ करते हैं। ठीक है, वन पर्यटन शिक्षा मंत्री कौन है हरियाणा प्रदेश के? वो कौन है? कंवरपाल गुर्जर है। ठीक है, तो यमुनानगर के जगाधरी के अंदर हरियाणा प्रदेश का पहला वन शोध संस्थान जो है वो स्थापित करने का काम किया जाएगा। किस खातर किया जाएगा? तो प्लाईवुड उद्योग जो है इसको बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न फिर हरियाणा करंट अफेयर का, विश्व मधुमक्खी दिवस का राष्ट्रीय सम्मेलन हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित किया गया था? सबसे पहले तो देखोगे विश्व मधुमक्खी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। ठीक है, और इस मधुमक्खी दिवस जो है इसके ऊपर राष्ट्रीय सम्मेलन हरियाणा के एक जिले के अंदर आयोजित करने का काम किया गया था। साहू आपका जसवीर सिंह, आप दोनों का उत्तर सही है। तो जो विश्व मधुमक्खी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो अपन याद रखना, प्रत्येक 20 मई को जो है विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने का काम किया जाता है। मधुमक्खी होगी तो क्या होगा? शहद होगा, शहद होगा तो क्या होगा? मंडी बनेगी। तो कुरुक्षेत्र के रामगढ़ जो है, रामनगर है, कुरुक्षेत्र के रामनगर के अंदर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, भारत की पहली शहद की मंडी जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा बनाने का काम किया जाएगा। पिछले दिनों 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर जो है कुरुक्षेत्र के रामनगर के अंदर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के ऊपर चर्चा करने का काम हुआ, जिसमें हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री, बहुत सारे नेताओं ने भाग लेने का काम किया था। ये जो मधुमक्खी पालन केंद्र जो है कुरुक्षेत्र के रामनगर के अंदर, ये भारत का पहला मधुमक्खी पालन विकास केंद्र है ये। ठीक है, भारत का पहला मधुमक्खी पालन विकास केंद्र पहला आ जाओ तो उस चीज को आपने ध्यान रखना। भारत का पहला मधुमक्खी पालन विकास केंद्र जो कड़ा है, तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र जिले का जो रामनगर जो है, रामनगर के अंदर। ठीक है, इसको किस परियोजना के तहत बनाया गया? तो आपने याद रखना इंडो इजराइल परियोजना। ठीक है, इंडो इजराइल परियोजना जो है, इंडो इजराइल परियोजना के तहत इसको बनाने का काम किया गया है। हो जाओगे याद। तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाओ है, तो इसके ऊपर राष्ट्रीय सम्मेलन कुरुक्षेत्र के रामनगर के अंदर आयोजित करने का काम किया गया था। और कुरुक्षेत्र का रामनगर वो इलाका जहां पर भारत का पहला मधुमक्खी पालन विकास केंद्र खोलने का काम किया गया था। किसकी सहायता से? तो इंडो इजराइल जो है, इजराइल देश की सहायता से इसको क्या किया था? खोलने का काम किया था। भाई पीडीएफ नहीं खुल रही तो आप कोई भी पीडीएफ रीडर ऐप है वो डाउनलोड कर लो। ठीक है, हो जाऊंगा उसमें। अगला प्रश्न देखिए, किस जिले में बुक बैंक खोला गया? हरियाणा का वो जिला पूछ रखा। अगला प्रश्न फिर ये करंट अफेयर का है। लीसो ऐप के ऊपर दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच चल रहा है, सिर्फ 299 रुपए के अंदर। जो कर मैं पढ़ाऊ हूं 14 मास्टर हरियाणा सीईटी की तैयारी कराऊंगे। टोटली सारा लाइव कोर्स सिर्फ 199 रुपया में लीसो ऐप के ऊपर आपने मिल जाओगा। ठीक है, तो किस जिले के अंदर हरियाणा प्रदेश का पहला बुक बैंक जो है, बुक बैंक खोलने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। ये चीज हरियाणा सरकार नहीं, वहां के लोगों के द्वारा किया गया है। और इसी जिले के अंदर देश का पहला बौद्धिक आजीवन देखभाल केंद्र भी खोला गया है। ठीक है, देश का पहला बौद्धिक आजीवन देखभाल केंद्र, और वो जिला कौन सा है? हरियाणा का अंबा नगरी कौन सा है? तो अंबाला जो है, अंबाला जो है, अंबाला के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश का पहला बुक बैंक खोलने का काम किया गया है। अंबा आपने महाभारत के अंदर नाम सुना होगा। जब महाभारत के अंदर बाणों के सैया के ऊपर भीष्म पिता में लेट जाते हैं, तब उनके पिता शांतनु उनसे मिलने के लिए आते हैं, और तब शांतनु कहते हैं कि आप जो बाणों के ऊपर हस्तिनापुर पड़ा हुआ है, इसका कसूरवार मैं हूं। तब खुद भीष्म पितामह कहते हैं कि नहीं, मैंने अपने पिता के मुंह में बंद करके प्रतिज्ञा करी थी कि मैं इसका कसूरवार हूं। तब भीष्म पितामह एक अन्य बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जब जब भी कोई व्यक्ति
अपने पुत्र, जब जब कोई पिता अपने पुत्र को इस भारतवर्ष से अत्यधिक महत्व देगा, या कोई पुत्र अपने पिता को भारतवर्ष से अधिक महत्व देगा, तो निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र की भूमि सजना तय है। कितनी गजब की बात महाभारत के अंदर कही थी। तो अंबाड़ा के अंदर जो है पहला बौद्धिक आजीवन देखभाल केंद्र खोला जाएगा, और पहला बुक बैंक जो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर खोला गया, तो अंबाड़ा के अंदर जो है हरियाणा का पहला बुक बैंक खोलने का काम किया गया है। अगला प्रश्न फिर हरियाणा करंट अफेयर का है। गो ग्लोबल अप्रोच के साथ में हरियाणा और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? गो ग्लोबल अप्रोच जो है इसके साथ में क्या किया जाएगा? ये जो देश जो है, इस देश के मध्य और हरियाणा के मध्य जो है दिल दाल बनाने को ध्यान दे, तो यह चीज आपने ध्यान रखनी है। दिल से दिल की कनेक्टिविटी मजबूत करेगा ताऊ खट्टर। खुद का तो दिल लग गया को नहीं, लेकिन ये हरियाणा खातर दिल लाने का काम ताऊ खट्टर करेगा, ठीक है। तो यह चीज ध्यान रखनी, यानी दिल से दिल की मजबूती देने का काम, हार्ट टू हार्ट जो है ये काम चलेगा। यह चीज आपने ध्यान रखनी है, बिल्कुल सही है। तो आपने याद रखना कौन से देश के साथ में अप्रोच ये समझौता हुआ, तो ये किस देश के साथ समझौता हुआ, तो ये हमारा कनाडा जो है, कनाडा के देश के साथ में समझौता हुआ, ठीक है। किस देश के साथ में समझौता हुआ है? कनाडा के साथ में हरियाणा सरकार का जो है समझौता हुआ है। और कनाडा का भी एक दो प्रांत है, जिस प्रांत का नाम अपने ध्यान रख सकते हो, वो प्रांत है सस्केचेवान। कौन सा प्रांत है? सस्केचेवान प्रांत है। इतना तो शायद नहीं भी पूछा है पेपर में, सस्केचेवान, सस्केचेवान, ठीक है, ये प्रांत है। और इस प्रांत के बीच में और हरियाणा के बीच में जो है हार्ट टू हार्ट एक वो है, दिल से दिल के बीच में जो है समझौता करने का काम कराया। तो याद रखना गो ग्लोबल अप्रोच के साथ में हरियाणा और कौन से देश के बीच में समझौता हो, तो आपने याद रखना कनाडा और हरियाणा के बीच में जो है ये समझौता हुआ है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ आपने मिल जाओगी। संविधान सभा के 389 सदस्यों में से हरियाणा प्रदेश से कितने सदस्य चुने गए थे? फटाफट बताइए, कितने सदस्य चुने गए थे? 1 3 5 8 कितने सदस्य संविधान सभा के अंदर चुने गए थे? डॉक्टर रणबीर हुड्डा, एक। नंबर 2 निहाल सिंह तक्षक, नंबर 3 पंडित गोपीचंद भार्गव, नंबर 4 श्रीराम शर्मा। उत्तर दिया किसी ने? 3 5 3 5 गलत उत्तर है लगभग का। लाला देशबंधु गुप्त, डॉक्टर रणबीर सिंह हुड्डा, निहाल सिंह तक्षक, गोपीचंद भार्गव, पंडित श्रीराम शर्मा, लाला देशबंधु गुप्त। इसके अलावा 2-3 नाम और हैं। रितु मलिक, आपका उत्तर बिल्कुल सबसे पहले आया है। चौधरी सूरजमल, नंबर 7 ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव। रणबीर सिंह हुड्डा, निहाल सिंह तक्षक, गोपीचंद भार्गव, पंडित श्रीराम शर्मा, लाला देशबंधु गुप्त, चौधरी सूरजमल, और इसके अलावा एक कौन सा बच गया इसमें? ठाकुरदास भार्गव अंतिम बच गया। मास्टर नंदलाल जो है, मास्टर नंदलाल, तो टोटल 8 थे, ठीक है। मास्टर नंदलाल 8 में, मास्टर नंदलाल। ये 8 सदस्य हैं जिनका आधिकारिक रूप से संविधान सभा के जो 389 नेता चुने गए थे, उन 389 सदस्यों के अंदर जो थे 8 सदस्य हरियाणा प्रदेश से थे। ये चीज आपने ध्यान रख ली। लेकिन आधिकारिक रूप से एचएसएससी जो है सिर्फ एक के बात ना मानना, वो आया है बात को कि हरियाणा प्रदेश का एकमात्र नेता कौन था जो संविधान सभा के लिए चुना गया था। तो एकमात्र नेता पूछ ले तो फिर सीधी सी बात है रणबीर हुड्डा करना। लेकिन ये सारे के सारे इनका संबंध हरियाणा प्रदेश से था, सबका जन्म हरियाणा के अंदर हुआ था। डॉक्टर रणबीर सिंह हुड्डा, निहाल सिंह तक्षक, गोपीचंद भार्गव, पंडित श्रीराम शर्मा, लाला देशबंधु गुप्त, चौधरी सूरजमल, ठाकुरदास भार्गव और नंदलाल, मास्टर नंदलाल, ये 8 सदस्य थे। इन 8 के 8 का जो है याद रखना है, 8 के 8 सदस्य जो है, ये 8 सदस्य संविधान सभा के अंदर जो 389 नेता जो थे, 389 नेताओं के अंदर लगभग इनमें से जो हमारा पूर्वी पंजाब जो था, पूर्वी पंजाब से सारे के सारे चुने गए थे, ठीक है। तो याद रखना कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। फिर भी जो एचएसएससी पूछ ले तो आपने ध्यान रखना, जो नू पूछ ले हुआ कि भाई एकमात्र सदस्य कौन था, तो फिर एकमात्र के रूप में आपने किसके साथ में जाना? तो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर हुआ करते थे, इनके साथ में जाना। निहाल सिंह तक्षक, गोपीचंद भार्गव, पंडित श्रीराम शर्मा, लाला देशबंधु गुप्त, चौधरी सूरजमल, ठाकुरदास भार्गव और मास्टर नंदलाल, ये 8 व्यक्ति थे, ठीक है।
तो ये 8 व्यक्ति जो थे संविधान सभा के लिए चुने गए थे। पूरी की पूरी पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा। हरियाणा से संबंधित किसने आजादी मेरा ब्रांड नामक किताब लिखने का काम किया था? यानी हरियाणा प्रदेश का वो कौन सा बंदा जिसने आजादी मेरा ब्रांड जो है ये किताब लिखने का काम किया है, उस बंदे का नाम आपने फटाफट कमेंट करके बताना है। अनुराधा बेनीवाल, डॉक्टर सुधा जैन, डॉक्टर दीपिका शर्मा या फिर सुनीता जैन, इनमें से किस बंदे ने आजादी मेरा ब्रांड जो है इस किताब को लिखने का काम किया है? HR अंतिल जो है आपका बिल्कुल उत्तर सही है। अनुराधा बेनीवाल जो है, अनुराधा बेनीवाल के द्वारा जो है आजादी मेरा ब्रांड जो है इस किताब को लिखने का काम किया गया। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? अनुराधा बेनीवाल के द्वारा। ठीक है, एक किताब है मर्दाना और रवाब। फटाफट बताइए इस किताब को किसने लिखा है? मर्दाना और रवाब। आजकल बड़े पद के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर है ये शख्स, मर्दाना और रवाब। मर्दाना और रवाब नामक किताब जो है किस बंदे के द्वारा लिखी गई है? एक किताब है गोडमैन टू टाइकून। गोडमैन टू टाइकून, ये किताब किस बंदे के द्वारा लिखी गई है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ए तो उसका उत्तर हो गया, गोडमैन टू टाइकून। एक और किताब है हरियाणा की, युद्ध लड़ रही लड़कियां। युद्ध लड़ रही लड़कियां, ये तीनों किताबों के नाम बताने। तो आजादी मेरा ब्रांड जो है हरियाणा से संबंधित अनुराधा बेनीवाल के द्वारा लिखी गई है। हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक जो है डॉक्टर चंद्र तिरखा, डॉक्टर चंद्र तिरखा जो है, चंद्र तिरखा के द्वारा जो है इस किताब को लिखने का काम किया गया। ठीक है, मर्दाना और रवाब। गोडमैन टू टाइकन नामक किताब जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो पतंजलि योगपीठ के संस्थापक जो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर जन्मे स्वामी रामदेव जो है, स्वामी रामदेव की किताब है गोडमैन टू टाइकून। और युद्ध लड़ रही लड़कियां जो है ये किताब किसकी है? तो आपने याद रखना ये किताब है हरियाणा के ही एक लड़के हैं जिसका नाम है वीरेंद्र भाटिया। ठीक है, वीरेंद्र भाटिया जो है, वीरेंद्र भाटिया की किताब है युद्ध लड़ रही लड़कियां। ये हरियाणा से संबंधित कुछ किताबें थी। मर्दाना और रवाब हरियाणा साहित्य अकादमी के डॉक्टर चंद्र तिरखा के द्वारा लिखी गई है। गोडमैन टू टाइकून स्वामी रामदेव के द्वारा लिखी गई है। युद्ध लड़ रही लड़कियां ये वीरेंद्र भाटिया के द्वारा लिखी गई है। और आजादी मेरा ब्रांड जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किताब अनुराधा बेनीवाल के द्वारा इस किताब को लिखने का काम किया गया है। सीसवाल चित्रकला जो है किससे संबंधित है? फटाफट बताने का काम करिएगा। सीसवाल चित्रकला जो है वो किससे संबंधित है? ये चीज पूछ रखी है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सीसवाल सभ्यता, ये जो सभ्यता जो है इस सभ्यता के 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। इस सभ्यता को 2-3 अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, वो नाम आपने ध्यान रखना इस सभ्यता के। तो सबसे पहले जो है सीसवाल सभ्यता को सोठी सीसवाल सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सोठी सीसवाल सभ्यता, सोठी सीसवाल सभ्यता। ठीक है, सोठी सीसवाल सभ्यता। इसके अलावा हरियाणा का जो भिवानी जिले का मिथाथल गांव जो है, मिथाथल गांव को क्या जाओ? मिथाथल गांव को स्वर्गीय सीसवाल सभ्यता कहा जाता। ठीक है, स्वर्गीय सीसवाल सभ्यता हरियाणा के किस गांव को कहा जाता है? तो वो गांव है हरियाणा का मिथाथल गांव जो जिसको स्वर्गीय सीसवाल सभ्यता कहा जाता है। ये जो सोठी सीसवाल सभ्यता जो सोठी राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम सोठी है। जो हरियाणा के हिसार जिला जो है, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो है सीसवाल गांव है, उसी तरह से सोठी गांव पड़ा है राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, और राजस्थान का हनुमानगढ़ का सोठी जो है उसमें जो चीजें मिली, सीसवाल में जो चीजें मिली वो सारे की सारी चीजें सेम है, इसलिए सभ्यता का नाम सोठी सीसवाल सभ्यता है। मिथाथल को क्या कहा जाता है? स्वर्गीय सीसवाल सभ्यता कहा जाता है। ये जो सभ्यता जो है इस सभ्यता के अंदर जो था तांबे का प्रयोग हो गया था, तो इसलिए इसको ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। अगर मैं सीसवाल सभ्यता के लोगों के व्यवसाय के बारे में बात करूं तो सीसवाल सभ्यता के लोग जो थे वो क्या किया करते थे? कृषि करने का काम करते थे। इसके अलावा सीसवाल सभ्यता के लोग जो थे कपास, रुई, ऊन, इनसे क्या करना जानते थे? तो इनसे वस्त्र बनाने का काम जो है वो जाना करते थे। ठीक है, सीसवाल सभ्यता के लोगों का व्यवसाय खेती था। कपास, रुई और ऊन से वो क्या किया करते थे? वो जो सारे के सारे जो थे कपड़े बनाने के लिए जो थे प्रसिद्ध हुआ करते थे। अगर इनकी बात करूं तो मैं तो लोग, यहाँ के लोग कैसे होते थे? तो आपने याद रखना था इनका रंग जो है वो काले रंग के यहाँ पर लोग होते थे और उनके बाल जो होते थे वो गुंगराले बाल हुआ करते थे। ठीक है, और काले रंग के जो गुंगराले बालों वाले लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति कहा जाओ। क्या कहा जाओ है? निग्रो
ऑस्ट्रेलियन प्रजाति, ठीक है, निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति इनको कहा जाता है, ठीक है। एक प्रश्न आओ, हरियाणा के अंदर सीसवाल सभ्यता को किस सभ्यता के समकालीन माना जाता है? तो आपने याद रखना सीसवाल सभ्यता को जो है वो वैदिक सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता के समकालीन माना जाता है, ठीक है। वैदिक सभ्यता के समकालीन किस सभ्यता को माना जाता है? तो सीसवाल सभ्यता को वैदिक सभ्यता के समकालीन सभ्यता माना जाता है। तो निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोग थे, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और उनका रंग जो था काला रंग हुआ करता था, घुंघराले उनके बाल हुआ करते थे। वैदिक सभ्यता के समकालीन इस सभ्यता को माना जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है 1968 के अंदर डॉक्टर सूरजभान जो है पंजाब विश्वविद्यालय, उनके नेतृत्व के अंदर यहां पर क्या हुई थी? खुदाई हुई थी, ठीक है। दो चीजें और ध्यान रखनी है, काले रंग के ऊपर जो सफेद चित्र जो है इसके लिए वो जाने जाते हैं। सीसवाल सभ्यता जो है वो चोटांग नदी जो है, चोटांग नदी के किनारे जो है सीसवाल सभ्यता फली फूली थी। और काले रंग के ऊपर जो है सफेद चित्र के लिए पूरी की पूरी सीसवाल सभ्यता जो है जानी जाती है, ठीक है। तो सीसवाल सभ्यता आपकी कंप्लीट है, इसमें कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। 2-3 दोबारा फिर देख लो। सोठी सीसवाल सभ्यता, इसका नाम है सोठी। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले का एक गांव है, उसमें जो चीजें मिली है वो चीजें सारे सारे सीसवाल से मैच खाती है, इसलिए इस सभ्यता का नाम सोठी सीसवाल सभ्यता कहा गया है। भिवानी जिले का मीठाथल गांव जो है इसको स्वर्गीय सीसवाल सभ्यता कहा जाता है। सीसवाल सभ्यता के अंदर जो है तांबे के प्रयोग से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो कांस्य युगीन सभ्यता थे और तांबे का प्रयोग ज्यादा होने लगा था, तो इसको ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उर के लोग क्या करते? खेती कराया करते, कपास, रुई और ऊन से वो लोग वस्त्र बनाने का काम भी जानते थे। चोटांग नदी के किनारे सीसवाल सभ्यता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है काले और घुंघराले उनके बाल हुआ करते थे, इसलिए वो निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोग थे। वैदिक सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता के समकालीन सभ्यता को माना जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ताम्र युगीन सभ्यता, इसको किस सभ्यता के समकालीन माना जाता है? तो वैदिक के समान इसको माना जाता है। काले रंग पर सफेद चित्र के लिए जो है इस सभ्यता को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देशी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? जो देशी रियासतों के अंदर जो आंदोलन चला था उस आंदोलन को क्या नाम दिया गया था? उस आंदोलन का नाम बताना है। खाप युद्ध, रियासती विद्रोह, प्रजामंडल आंदोलन या फिर उपरोक्त सभी? फटाफट बताइए। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ आपने दे दूंगा। घबराने की, भड़क लेने की, टेंशन लेने की बिल्कुल थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देशी रियासतों के अंदर याद करिए साल 1927 तक परंपरा देशी रियासतों के खिलाफ चलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये लोग क्या किया करते कि सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि ये लोग जो थे किसान जो हुआ करते थे या आम लोग हुआ करते थे, उनका खून चूसने का काम किया करते थे, उनका शोषण करने का काम किया करते थे। इसलिए वहां की प्रजा ने एक मंडल बनाया, ग्रुप बनाया और उसको नाम क्या दिया गया था? तो उस प्रजा ने इसको नाम दिया गया था मंडल, ठीक है। तो टोटल इसका पूरा नाम क्या हो गया? प्रजामंडल हो गया, ठीक है। और ये जो प्रजामंडल जो था 1927 के अंदर जो है प्रजामंडल की शुरुआत हो जाती है। किसान जो थे वो राजा के अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया करते थे। सबसे पहले जो है एक रियासत मुझे ध्यान आती है, झज्जर जिले की दुजाना रियासत आती है, ध्यान, ठीक है। झज्जर जिले की दुजाना रियासत जो है, दुजाना रियासत के अंदर 1945 के अंदर एक आंदोलन चला था, जिस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 2-3 चीजें इसकी ध्यान रखनी है। देवकरण हुआ करता था इसका प्रधान, उसके नेतृत्व के अंदर यह आंदोलन चला था, ठीक है। देवकरण प्रजामंडल आंदोलन जो था किसके नेतृत्व में चला था? राव देवकरण के आंदोलन के अंदर चला था। दुजाना के अंदर जो आंदोलन चला था उसका केंद्र बिंदु कोई आपसे पूछे तो नाहड़ उसका केंद्र बिंदु था, ठीक है। दुजाना प्रजामंडल आंदोलन का केंद्र बिंदु कौन सा था? तो याद रखना है नाहड़ जो था उसका क्या हुआ करता था? केंद्र बिंदु हुआ करता था, ठीक है। इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है, याद हो जाओगा केंद्र बिंदु के था। इसके अलावा पंडित नेकीराम जो है या राव श्योकरण जो है, इन लोगों ने भी दुजाना प्रजामंडल आंदोलन के अंदर क्या किया था? सहयोग करने का काम किया था। इसके बाद एक रियासत है गुड़गांव जिले की जिसको हम पटौदी रियासत के नाम से जानते हैं। पटौदी रियासत के अंदर भी जो है गौरी शंकर वैद्य के नेतृत्व के अंदर 1942 के अंदर प्रजामंडल आंदोलन चला था, ठीक है। पटौदी रियासत, ठीक है। गुड़गांव की जो पटौदी रियासत जो है, पटौदी रियासत के अंदर साल 1942 के अंदर जो है गौरी शंकर वैद्य, ठीक है, किसके नेतृत्व के अंदर चला था? गौरी शंकर वैद्य। ये प्रजामंडल आंदोलन एक बार जब पेपर लो लागेंगे तो पूरा अपने थ्योरेटिकल सारा का सारा पढ़ाने का काम करना पड़ेगा, तब जाकर सारी चीजें एक एक चीज पकड़ में आऊंगी, ठीक है। तो पटौदी के अंदर जो था गौरी शंकर था, इसके अलावा ठाकुर राम सिंह था, बाबू दयाल शर्मा था, पंडित ताराचंद था। ये सारे के सारे लोग जो है पटौदी रियासत के अंदर इन्होंने क्या किया था? प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया था, ठीक है। अब तो मार्कर सही है भैया, अब तो ठीक दिखने लग रहा होगा। तो यानी अपने ही राजा के खिलाफ जो प्रजा के द्वारा आंदोलन चला गया था तो उसको क्या कहते हैं? प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं, ठीक है। चलो वाह कर दो, एक शायर हो जाओगा। उसके चेहरे पर इस कदर नूर था कि उसकी याद में रोना भी मंजूर था। उसके चेहरे पर इस कदर नूर था कि उसकी याद में रोना भी मंजूर था।
बेवफा नहीं कह सकते उसको जालिम, प्यार तो हमने किया था वो तो बेकसूर था, उसके चेहरे पर इस कदर नूर था। भक्त पूर्णमल का मेला कौन से स्थान के ऊपर लगता है? मुबारकपुर गांव के अंदर, खोरी गांव के अंदर, या फिर इच्छापुर गांव के अंदर, या फिर कासन गांव के अंदर। भक्त पूर्णमल जो है, भक्त पूर्णमल का मेला जो है, बिल्कुल सही उत्तर, आप बिल्कुल सारे के सारे सही जा रहे हैं। भक्त पूर्णमल का मेला जो है कौन से गांव के अंदर लगता है? तो आपने याद रखना है मुबारकपुर गांव के अंदर कौन सा मेला लगता है? तो बुद्धो माता का मेला जो है वो कौन से गांव के अंदर लगता है? तो बुद्धो माता का मेला वो मुबारकपुर गांव के अंदर लगता है। खोरी गांव के अंदर जो है मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक मेला लगाया जाता है, मेले का नाम क्या है? शाह चोखा खोरी मेला। ठीक है, शाह चोखा खोरी मेला। ठीक है, शाह चोखा खोरी मेला जो है मुस्लिम समुदाय के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। और कासन गांव जो है, कासन गांव के अंदर भगत पूर्णमल मेला लगाया जाता है। आपको याद होगा बहुत सारे इतिहासकार ऐसी बात को मानते हैं कि बाबा मस्तनाथ का नाम सुना होगा, मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, उसी के अंदर एक और व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसको आप हिंदी का प्रथम साहित्यकार हरियाणा प्रदेश के अंदर कहते हैं, बाबा चौरंगीनाथ। ऐसा माना जाता है कि चौरंगीनाथ जो है, चौरंगीनाथ को ही भगत पूर्णमल कहा जाता है। जो उसका बाबू जो था, उसका बाबू ने, पूर्णमल का बाबू ने दूसरा ब्याह कर लिया था, और उसकी मौसी जो थी, उसकी मौसी पूर्णमल के ऊपर आसक्त हो गई थी। पूर्णमल से वो सारी चीजें करना चाहती थी, लेकिन पूर्णमल मना कर गया था। वो पितर भगत व्यक्ति था, आजकल वाले तो बाटे देखे हैं। ठीक है, तो याद रखना भगत पूर्णमल मेला कासन गांव के ऊपर लगा है। बाबा चौरंगीनाथ को ही पूर्णमल कहा जाता है इतिहास के अंदर। मुबारकपुर गांव के अंदर बुद्धो माता का मेला लगता है। खोरी गांव के अंदर कौन सा मेला लगता है? तो खोरी गांव के अंदर शाह चोखा खोरी मेला लगता है। इसके अलावा गुड़गांव के अंदर एक और प्रसिद्ध मेला लगता है, जिस प्रसिद्ध मेले का नाम कौन सा है? शीतला माता का मेला। ठीक है, शीतला माता का मेला भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगता है? तो हरियाणा का जो गुरुग्राम जिला जो है, गुरुग्राम जिले के अंदर कौन सा मेला लगता है? तो गुरुग्राम के अंदर शीतला माता का मेला लगता है। गुरु द्रोण की पत्नी जो थी, उनकी याद के अंदर इस मेले का आयोजन किया जाता है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूरी की पूरी पीडीएफ आपने दे दूंगा। मिस क्वीन ऑफ हरियाणा का ताज अपने नाम करने वाली नीलम का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? फटाफट बताइए। बिल्कुल 1650 के अंदर राजस्थानी शैली के अंदर यहां पर शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। फटाफट बताने का काम करिए कि मिस क्वीन ऑफ हरियाणा का ताज जो है अपने नाम करने वाली एक लड़की है, इस नीलम जिसका नाम है। और नीलम का संबंध पूछ रखा कि हरियाणा प्रदेश के कौन से जिले से नीलम का संबंध है, यह बात पूछ रखी है। आनंद बांगड़ रोहतक, आपका उत्तर गलत है। रमन ने सबसे पहले उत्तर दिया है। और नीलम जो है, नीलम का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से? तो आपने याद रखना नीलम का संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से जो है नीलम का संबंध है। ठीक है, कौन से जिले से नीलम का संबंध है? तो हरियाणा का झज्जर जिला जो है, झज्जर जिले से नीलम का संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए फटाफट। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो है किसको बनाया गया है? गुरुग्राम की महिला पुलिस कमिश्नर किसको बनाया गया है? कला रामचंद्रन, रेखा सहगल को, सैनिक सिंह त्रिवेदी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन है, याद रखिएगा, तो कौन है? कला रामचंद्रन। ठीक है, गुड़गांव की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसको चुना गया? 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम क्या है? कला रामचंद्रन। ठीक है, तो कला रामचंद्रन गुड़गांव की क्या बनी है? पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र तीसरी शताब्दी के अंदर जो है वो योद्धे से क्या था? योद्धाओं से प्रभावित था। तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, भारत के अंदर जब मौर्य वंश हुआ करता था, तो मौर्य वंश के पतन के बाद में लगभग 185 ईस्वी पूर्व जो है मौर्य वंश का हिंदुस्तान से पतन हो जाता है। और उसके पतन के बाद जो था हिंदुस्तान, खासतौर पर उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बढ़ जाता है। और वो जो टुकड़े जो थे वो गणराज्य थे, जिसके अंदर राजा का जो चयन जो था, अपने याद रखना, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया जाता था। ठीक है, प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से जो है राजा का चयन करने का काम किया जाता था। और ऐसा ही एक गणराज्य था, जिस गणराज्य का नाम क्या है? योद्धेय गणराज्य। योद्धेय गणराज्य का जिक्र जो है अपने याद रखना, महाभारत का जो द्रोण पर्व जो है, महाभारत के द्रोण पर्व के अंदर योद्धेय गणराज्य का जिक्र है। इसके अलावा महर्षि पाणिनि की किताब है, किताब का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। और ये जो महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी किताब जो है, अष्टाध्यायी किताब के अंदर योद्धेय जो गणराज्य के लोग जो थे, उनको महर्षि पाणिनि ने क्या कहा? उनको आयुध जीवी कह के पुकारने का काम किया। ठीक है, आयुध जीवी यानी युद्ध के प्रेमी कह के इनको पुकारने का काम किया है। सबसे पहले 1834 के अंदर क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से
कैप्टन कोटले नाम का एक अंग्रेज था। तो कैप्टन कोटले को सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जो है, सहारनपुर से क्या मिले थे, सबसे पहले योद्धे गणराज्य के सिक्के मिले थे। योद्धे गणराज्य की जो टकसाल हुआ करती थी, इसमें सिक्के डालने का काम किया जाता है, तो उनकी तुलना किससे करी जाती है, रोम, इटली के रोम से करी जाती है, उससे भी अच्छी ऐसी मानी जाती है। उसके बारे में एक और अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का एक बंदा था। कनिंघम जो है, कनिंघम को हरियाणा का जो सोनीपत जो है, हरियाणा के सोनीपत से क्या हुआ था, योद्धे गणराज्य के सिक्के जो थे वो प्राप्त हुए थे। ठीक है, योद्धे गणराज्य की राजधानी जो है वो याद रखने आपने, वो राजधानी कौन सी है, प्राकृतक नाक जो है, यानी वर्तमान का जो नौरंगाबाद जो है, वर्तमान का नौरंगाबाद जो है वो क्या थी, योद्धे गणराज्य की क्या थी, राजधानी हुआ करती थी, योद्धे गणराज्य की। ठीक है, तो योद्धे गणराज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी, वर्तमान का नौरंगाबाद जो है वो योद्धे गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। इतनी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो है एक और जगह इनका जिक्र किया गया है, वो कौन सा है, रुद्रदामन। एक नाम सुना होगा, तो रुद्रदामन का जो एक अभिलेख है, रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन का एक अभिलेख है, अभिलेख का नाम क्या है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, उस जूनागढ़ अभिलेख के अंदर भी जिक्र किया गया है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अंदर किसका जिक्र किया गया है, इन्हीं का जिक्र किया गया है। ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख के अंदर किसका जिक्र है, योद्धे का जिक्र है। और योद्धों की समाप्ति किस वंश के शासक के द्वारा करी गई थी, तो गुप्त काल का एक राजा हुआ करता था, जिस राजा का नाम क्या है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के द्वारा जो है योद्धे गणराज्य को समाप्त करने का काम किया गया था। बस इतनी चीज आपने योद्धे गणराज्य के काम रखनी। ठीक है, हो जाऊंगी आज। तीसरी शताब्दी के अंदर कौन सा क्षेत्र योद्धे गणराज्य से प्रभावित था, आपने याद रखना। तो रोहतक जिला जो है, रोहतक जिला योद्धे गणराज्य से क्या हुआ करता था, प्रभावित था। मौर्य वंश के पतन के बाद में जो है इनका प्रादुर्भाव हरियाणा के अंदर हुआ था। और जो योद्धे गणराज्य के लोग जो थे, आपने ध्यान रखना, वो क्या करते थे, राजा का चुनाव जो था प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से राजा का चुनाव किया करते थे। 3 जगह के ऊपर योद्धे गणराज्यों का जिक्र है। सबसे पहले महाभारत के द्रोण पर्व के अंदर इसका जिक्र आता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो संस्कृत के विद्वान महर्षि पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी के अंदर जिक्र आता है। इसके अलावा जो जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन का, उस अभिलेख के अंदर भी किसका जिक्र आता है, योद्धे गणराज्य का जिक्र आता है। नौरंगाबाद जो है इनकी क्या है, योद्धे गणराज्य की राजधानी है। अष्टाध्यायी के अंदर इनको क्या कहा, आयुधजीवी कहा है। और इनकी जो टकसाल थी, टकसाल की तुलना रोम की जो वो है, रोम की टकसाल है, उनसे भी सुंदर जो है सिक्के ढालने की इनकी टकसाल हुआ करती थी। जवाहरलाल नहर जो है वो नहर कौन सी नहर से निकाली गई है, भाखड़ा नहर, गुड़गांव नहर, पश्चिमी यमुना नहर या फिर कोई नहीं, बताइए शाबाश। भाखड़ा नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर जो है वो कौन सी नहर से निकालने का काम किया गया, भाखड़ा नहर के बारे में आपने बताना, फटाफट बताइए। पंजाब के अंदर एक नदी बहती है, नदी का नाम क्या है, सतलुज नदी। ठीक है, ये जो सतलुज नदी जो है, इसी सतलुज नदी के ऊपर नांगल के अंदर एक बांध बना करके एक नहर निकाली गई है, जिस नहर का नाम क्या है, भाखड़ा नहर है। और इसी भाखड़ा नहर से जवाहरलाल नेहरू नहर निकाली गई, जो खास तौर पर महेंद्रगढ़ दक्षिण हरियाणा का इलाका जो है, दक्षिण हरियाणा के इलाके के अंदर सिंचाई करने का काम करती है। हरियाणा प्रदेश की सबसे प्राचीन नहर कोई आपसे पूछता है तो पश्चिमी यमुना नहर जो है वो हरियाणा प्रदेश की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी नहरों के अंदर शामिल कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर। जब नदी किसी भी बालक का समझ में नहीं आती हो, तैयारी करने लग गया तो यूट्यूब पर जाके लिख दियो हरियाणा की नदियां, मेरी वीडियो आओगी, अनपढ़ आदमी भी वो वीडियो देख लेगा, नहीं नदी उसका बिल्कुल समझ में आ जाओगी। किसी का नहीं समझ में आने चैलेंज दे, इसको पढ़ाना छोड़ दूंगा, इसका समझ में नहीं आओगी तो इतना सरल भाषा में हरियाणा की नदी करा रखे, देख लियो। ठीक है, पराली से बिजली बनाने का उत्पादन करने वाला देश का पहला, देखो देश का पहला गया, देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट हरियाणा के कौन से गांव के अंदर स्थापित किया गया, वो गांव है खुर्शीद नगर या फिर बिसोज नगर है या फिर भगना गांव है या फिर बिसोल गांव है, फटाफट बताइए शाबाश। वो कौन सा गांव है हरियाणा प्रदेश का जहां पर पराली से बिजली बनाने का काम जो है वो किया जाएगा, रेवाड़ी का सबको पता है, बिल्कुल हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने का काम किया गया। यहां पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न के है वो ध्यान रखना कि गांव का नाम पूछा गया, तो आपने याद रखना है रेवाड़ी में, तो मन ने मेरा रेवाड़ी में गांव का नाम पूछ रखा है, तो मोहित रोहिला बिल्कुल सही उत्तर है। वो रेवाड़ी जिले का कौन सा गांव, तो रेवाड़ी जिले का खुर्शीद नगर गांव जो है, रेवाड़ी के खुर्शीद नगर गांव के अंदर जो है भारत का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने का काम किया गया है, किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, खुर्शीद नहीं खुर्शीद। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, उस वैक्सीन का नाम क्या है, ANOPLACEX, ANOC, एनोवैक्स, एमीमैक्स, एपीहैक्स या फिर अनोप्लेक्स।
ANOCOVAX भाई रट्टा मार रखे अपन तो यो रट्टा मार लियो अंग्रेजी न अपने स्वीटी वाला पोते जो कर अपनी अंग्रेजी में आतंक है, ठीक है। तो ANOCOVAX, ठीक है, या जानवरों की भारत की पहली वैक्सीन है। हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि से किसे नवाजने का काम किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और HSSC की नजर आज तक इतने इंपॉर्टेंट पर्सन के ऊपर आज तक भी नहीं पड़ी है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि 1942 की हीरोइन जो है वो किसको कहा जाता है? साल 1942 की हीरोइन, फटाफट बताने का काम करिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा कि 1942 की हीरोइन जो है वो किसको कहा जाता है? 1942 की हीरोइन किसको कहा जाता है? बताओ शहबाज। बिल्कुल सही उत्तर आने लग रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं, शाबाश। देखो 1942 के अंदर महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, आंदोलन का नाम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो महात्मा गांधी जो है, हमेशा महात्मा गांधी सत्य अहिंसा की बात करा करते हैं, और इस टाइम पर महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, नारा जो था करो या मरो। यानी महात्मा गांधी, जो व्यक्ति सत्य अहिंसा की बात करता, उसने एक नारा दिया था करो या मरो का। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का टाइम पर भारत का जो प्रशासक हुआ करता था वो कौन था? वो था लिन लिथगो, ठीक है, लिन लिथगो। अब महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां महल जो है उसके अंदर कैद कर लिया जाता है, साथ में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को भी इसमें कैद कर लिया जाता है। तब जो था एक महत्वपूर्ण काम था, पुणे का जो गवालिया टैंक जो है, उस गवालिया टैंक के अंदर जो था तिरंगा लहराने का काम करना था, गवालिया मैदान के अंदर, ठीक है। और इसी गवालिया मैदान के अंदर जो था तिरंगा लहराने का काम जो था एक महिला के जिम्मे सौंपा गया था। उस महिला ने पुणे का जो गवालिया मैदान जो है, इसी गवालिया मैदान के अंदर क्या किया था? तिरंगा लहराने का काम किया था। इसके बाद अगर मैं इसके जन्म की बात करूं तो 16 जुलाई 1909 को जो है इस महान शख्स का जन्म हुआ था, ठीक है, 16 जुलाई 1909 की तारीख आप लिख लीजिएगा, 16 जुलाई 1909। फटाफट कमेंट करके उत्तर दीजिएगा जिसका, ठीक है। इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से पुकारा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की इसको कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी, ठीक है। इसके अलावा ये जो महिला जो है, ये महिला दिल्ली की पहली मेयर चुनी गई थी, ठीक है, दिल्ली की पहली मेयर चुनी गई थी ये महिला। हरियाणा की वो पहली महिला है जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 1997 में मरणोपरांत जो है इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और हरियाणा प्रदेश की वो पहली महिला है जिसको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया था। बिल्कुल वो सही है, हरियाणा के कालका, पंचकुला के कालका के अंदर जो थी अरुणा आसफ गांगुली का जन्म हुआ था, और अरुणा आसफ गांगुली जो है 16 जुलाई 1909 को जन्म हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो थी लगभग महिलाएं जो थी जब कैद कर ली गई थी, तो तब इसने क्या किया था? तब इसने काम किया था तिरंगा फहराने का। और ये जो महिला जो है अरुणा आसफ गांगुली जो है दिल्ली की पहली मेयर थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। दिल्ली की पहली मेयर के रूप में इनको चुनने का काम किया गया था। इसके अलावा 1997 के अंदर जो है सरला नागरा, नमस्ते आप मेरे नहीं लेते ब्रन देते लिख क्या बेत, दोनों काम हो गए, ले लिए दे लिए, ठीक है। तो याद रखना आपने 1942 की नायिका भी कहा जाता है, 1942 की हीरोइन भी कहा जाता है इनको। दिल्ली की पहली मेयर थी, द ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से इनको जाना जाता है। 1997 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया था, ठीक है। एक नाम इनका ध्यान में रखना अपने, कुलसुम जामनी, एक नाम याद रखना, नाम है कुलसुम जामनी। कुलसुम जामनी इसी का नाम है क्योंकि ये हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था, और उम्र से 20 साल बड़े आसफ अली से इन्होंने शादी की थी, और तब इनका जो था धर्म जो था मुस्लिम बन गया था। और तब जो है शादी के बाद जो है इसका नाम अरुणा आसफ ने क्या रख दिया था? कुलसुम जामनी जो था इसका नाम रख दिया था। इतना डीप में तो जाने की जरूरत है नहीं, बस इतनी बात याद रख लियो। 1942 की हीरोइन या फिर 1942 की नायिका, पंचकुला के कालका के अंदर 16 जुलाई 1909 को जन्म हुआ था। गवालिया मैदान के अंदर 1942 में तिरंगा फहराया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओल्ड लेडी कहा जाता है, दिल्ली की पहली मेयर है। इसके अलावा हरियाणा की वो पहली महिला है जिसको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाली, मरणोपरांत 1997 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया था। और लिनलिथ गो के समय में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था, और महात्मा गांधी ने इसके अंदर एक नारा दिया था। नारा कौन सा दिया था? करो या मरो का नारा गांधी के द्वारा इस आंदोलन में देने का काम किया गया था।
अकबर के समय हरियाणा में किस टकसाल पर जलाली सिक्के डाले जाते थे? जलाली सबसे पहले नारनौल के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, कैथल के अंदर, रेवाड़ी के अंदर। ये जो नगर का जिक्र हो रहा है आपने याद रखना, ये जो नगर जो है हरियाणा प्रदेश का प्रसिद्ध टकसाल नगर हुआ करता था, ठीक है। और वो चीज अपन जलाली देखो, जलाली के वो है, जलाली चकोर सिक्के हुआ करते अकबर का टाइम पर चांदी के, ठीक है, चकोर सिक्के। अकबर का टाइम पर चांदी के चकोर सिक्के जो थे उनको क्या कहा जाता था? उनको जलाली कहा जाता था। और ये जलाली सिक्के जो है हरियाणा की एक टकसाल थी, महेंद्रगढ़ जिला के जो नारनौल की टकसाल जो है, नारनौल के टकसाल के अंदर जो है जलाली सिक्के डालने का काम किया जाता था, ठीक है। चकोर आकार के चांदी के सिक्कों को जलाली बोला जाता था। और ये जलाली सिक्के जो थे हरियाणा के कौन सी टकसाल के अंदर डाले जाते थे? तो याद रखना हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल के टकसाल के अंदर जो है डाले जाते थे। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपना पूरी की पूरी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सूखा स्थान है? बंबई, दिल्ली, लेह, फिर या बेंगलुरु? वैसे तो भारत में सूखा स्थान जो है राजस्थान का जो थार मरुस्थल जो है, थार मरुस्थल को भारत में सूखे स्थानों के रूप में, या फिर गुजरात का कच्छ का जो बहुत सारी चीजें हैं, गुजरात का भी इलाका है। लेकिन इनमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रखा है कि भारत का सबसे सूखा इलाका पूछ रखा है, सबसे सूखा इलाका भारत का कौन सा है? तो बिल्कुल सही है इसमें कौन सा? तो लेह जो है, लेह भारत का सबसे सूखा इलाका है। और लेह जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी का नाम क्या है? लेह है, ठीक है। तो लद्दाख के अंदर दो जिले हैं, एक तो जिला लेह है, दूसरा जिला कौन सा है? कारगिल जिला जो है किसके अंदर आओ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आता है। हरियाणा भारत सरकार के द्वारा याद करिए 31 अक्टूबर वो तारीख थी जब सरदार पटेल के एकता दिवस के ऊपर 31 अक्टूबर 2019 को जो है क्या बना दिया गया था? इसको यूनियन टेरिटरी बनाने का काम कर दिया गया था। दो तीन चीजें लद्दाख के बारे में आपने ध्यान रखनी है। लद्दाख का जो राजकीय पशु जो है वो आपने याद रखना, उसका नाम क्या है? हिम तेंदुआ जो है वो लद्दाख के राजकीय पशु का नाम है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपने लद्दाख के बारे में याद रखनी है, लद्दाख जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है? तो आपने याद रखना लद्दाख जो है वो भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। सबसे कम वाला कौन सा है? लद्दाख सबसे कम केंद्र शासित कम जनसंख्या वाला है। आपने दो पर्वत श्रेणियों का नाम सुना होगा, एक तो कराकोरम पर्वत श्रेणी है कि हिमालय। कराकोरम और हिमालय जो है इन दोनों के बीच में जो है क्या पड़ता है? इन दोनों के बीच में लद्दाख पड़ता है। दो जिले हैं, कौन से? कारगिल और लेह। लेह इसकी राजधानी है। आर के माथुर वर्तमान समय में क्या है? यहाँ के उपराज्यपाल है, ठीक है। उर का उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? याद रखना लद्दाख। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? वो भी कौन सा है? लद्दाख है। और सबसे सूखा स्थान दिए गए ऑप्शनों में कौन सा है? तो वो भी लद्दाख है। नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर कौन सा जलप्रपात है? बताइए शाबाश। नीलगिरी एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसके अंदर एक जनजाति निवास करती है। आपने एक टोडा जनजाति के बारे में सुना होगा। टोडा जनजाति जो है इसी नीलगिरी की पहाड़ी जो है, नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर टोडा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। लगभग जो भारत का जो पश्चिमी घाट जो है, भारत के पश्चिमी घाट के ऊपर जैसे कर्नाटका राज्य है, केरला राज्य है, तमिलनाडु राज्य है, इन जिलों के अंदर जो है नीलगिरी की पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ियों का प्रवास जो है वो पाया जाता है। दो तीन चीजें आपने याद रखनी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम कौन सा है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोद्दा बेटा जो है सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की। जैसे गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी की है। जो मोरनी की सबसे ऊंची चोटी का नाम करो है, तो दोद्दा बेटा जो है इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। जोग, येना, धुआंधार या फिर पायकारा, इनमें से बताइए फटाफट कौन सा वो है, ठीक है। जोग जो जलप्रपात है वो कौन से राज्य के अंदर है? भारत का कर्नाटक राज्य जो है, कर्नाटक राज्य के अंदर जो शरावती नदी जो है, ठीक है, शरावती नदी के ऊपर जोग जलप्रपात बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश के अंदर नदी का नाम पूछा जाए तो कौन सा है? नर्मदा नदी के ऊपर है। येना जलप्रपात कड़ा है, तो येना जलप्रपात भी मध्य प्रदेश के अंदर है। नदी का कोई आपसे नाम पूछता है तो नर्मदा नदी के ऊपर है। सिर्फ एक बच गया, पायकारा। पायकारा जो है वो आपने याद रखना, पायकारा जो है कौन से राज्य के अंदर है? तो आपने याद रखना है तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु के अंदर है। और कौन सी पर्वत श्रेणी के अंदर है? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी के अंदर जो है पायकारा किसमें है? ऊटी एक जगह पड़ती है तमिलनाडु के अंदर, ऊटी के पास में वो है, ठीक है। तो डी आ जाएगा। पायकारा जो है आपने याद रखना है कौन सी श्रेणियों के अंदर है? नीलगिरी। नीलगिरी के अंदर खास तौर पर आपने याद रखना है कॉफी की खेती की जाती है, बेहतरीन कॉफी की खेती के लिए जानी जाती है।
कुछ किस्में थी कॉफी की, ध्यान में नहीं है शायद, लाइका सेम इस तरह के नाम है, राइबोसेम, जो उच्च क्वालिटी की कॉफी जो होती है नीलगिरी की पहाड़ियों में, खासतौर पर कर्नाटका राज्य के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो जोग जलप्रपात जो है, जलप्रपात क्यों है? जब कोई नदी बह है तो ऊंचाई से जब वो नीचे गिरा है तब पानी का प्रेशर थोड़ा खड़ा बन जाओगा, झरना टाइप को नहीं होता, उसे को जलप्रपात आप बोल रहा। ठीक है, तो याद रखना है, तो उसी को क्या है? झरना बोल रहा। तो जोग जलप्रपात कर्नाटका राज्य के अंदर जो है शरावती नदी के ऊपर है, येना मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी के अंदर है, दोदा बेटा नीलगिरी के सबसे क्या है? ऊंची पहाड़ी है। और जो पायकारा जो जलप्रपात जो है, इसको तमिलनाडु के एक जनजाति का नाम क्या? टोडा। और टोडा जनजाति जो है इस जगह को क्या मानती है? अपने लिए पवित्र नाम इसको मानने का काम करते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। ठेठ हिंदी में वाणियां लिखने वाला व्यक्ति कौन था? हिंदी का पहला साहित्यकार कौन है? संत चौरंगीनाथ है। इसके अलावा ठेठ हिंदी के अंदर वाणी लिखने वाले व्यक्ति कौन है? बाबा मस्तनाथ जो है, इन्होंने ठेठ हिंदी के अंदर जो थी वाणियां लिखने का काम किया था। इन्हीं की याद के अंदर जो स्थल बोहर मठ जो है, वहां पर हर जो फरवरी मार्च का महीना जो होता है, फरवरी मार्च के महीने के अंदर जो है वो वहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। रोहतक जिले का एक गांव है करसोली, गांव के अंदर लगभग 1764 के अंदर जो है बाबा मस्तनाथ का जन्म हुआ था। तो ठेठ हरियाणवी के अंदर इन्होंने क्या लिखा था? वाणियां लिखने का काम किया था। आज जो महंत बालकनाथ जो है वर्तमान समय में अलवर के सांसद है, वो मस्तनाथ पीठ जो है उसके क्या है? इस पीठ के स्थल बोहर जो मठ है, इस मठ के मठाधीश कौन है? बाबा बालकनाथ है। बाबा बालकनाथ वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से अलवर से सांसद चुने गए थे। संत गरीबदास का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? तो संत गरीबदास का जन्म जो है साल 1717 के अंदर जो है संत गरीबदास का जन्म हुआ था। और जन्म के बाद में इनको बहुत सारी चीजें अपने ध्यान में रखनी है। निर्गुण राम के उपासक थे संत गरीबदास। किसके उपासक थे? निर्गुण राम जो है, निर्गुण राम के क्या हुआ करते थे? उपासक थे। और ये किसके समकालीन थे? आपने ये चीज ध्यान रखनी है। तो संत गरीबदास जो है एक मुगल बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, क्या नाम था? मोहम्मद शाह रंगीला जो था ये इनके समकालीन थे। और मोहम्मद शाह रंगीला ने एक बार संत गरीबदास को कहा कि दिल्ली आकर के मुझे आशीर्वाद देने का काम करिए। जब मोहम्मद शाह रंगीला से मिलने के लिए दिल्ली के अंदर ये जब गए लाल किले के अंदर, वहां जाकर के इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को 3 बातें कही थी कि आप 3 काम कर दीजिए। एक तो अपने राज्य के अंदर जो है गो हत्या को बंद कर दीजिए। दूसरा, किसानों के ऊपर जो आप अत्याचार करें उसको बंद करने का काम कर दीजिए। तीसरा काम, एक और बात कही थी, तीसरा काम आप एक काम कर दीजिए कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, यानी जो मुसलमान नहीं है, इसके अलावा जो भी लोग हैं उनका सम्मान करना करिए। इन्होंने एक बात कही थी कि जो माने वचन हमारा राज करेगा काबुल कंधारा, यानी जो हमारी बात को मानेगा वो काबुल और कंधार तक राज करेगा। अब जो मोहम्मद शाह रंगीला के जो दीवान थे, जो खास लोग थे, उन्होंने कहा कि ये तो एक काफिर है। काफिर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो इस्लाम को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता। यानी जो व्यक्ति इस्लाम को नहीं मानता, चाहे आप किसी भी धर्म से, चाहे आप जैन है, चाहे आप बौद्ध है, चाहे आप पारसी है, चाहे आप शैव्य है, चाहे आप वैष्णव्य है, दुनिया के किसी भी धर्म को मानते हुए यदि आप इस्लाम को नहीं मानते तो आप काफिर हैं। और काफिरों को इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। उन लोगों ने यह बात कह दी कि काफिर है, काफिर की बात क्यों मानना है। तब क्या किया? तब उनको पकड़ने का प्रयास किया गया संत गरीबदास को। तब वहां से निकल गए और निकलते समय एक बात कह के निकले थे कि यहां पर दुश्मन के घोड़ों की धूल उड़ोगी। और उसके बाद ठीक अगले साल ही संत गरीबदास के जाने के बाद में नादिर शाह ईरानी आक्रमण कर देता है और लगभग 70 लाख रुपए लूट के लेके गया था उस जमाने में। 70 लाख रुपए 1739 के अंदर। ठीक है, तो झज्जर जिले के छुड़ानी गांव के जाट परिवार के अंदर जो है संत गरीबदास का जन्म हुआ था। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। बहुत गजब के व्यक्तित्व के धनी थे। मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो इनके समकालीन हुआ करते थे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, याद हो जाओगा। रतन सागर, सदग्रंथ साहिब, रतन सागर और सदग्रंथ साहिब जो है ये इनकी दोनों की दोनों क्या है? ये दोनों की दोनों रचनाएं किसकी है? तो संत गरीबदास की रचनाएं। ठीक है, निर्गुण राम के उपासक संत गरीबदास हुआ करते थे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से नाथ संप्रदाय से संबंधित कितने ग्रंथ प्राप्त हुए? तो केवीके से 5 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। साल 1956 के अंदर भारत के पहले राष्ट्रपति महामहिम राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश का जौनपुर नगर जो है, जौनपुर नगर कौन सी नदी के तट के ऊपर है? वो गंगा नदी है, वो सरयू नदी है, या फिर वो गोमती नदी है, या फिर वो रिहंद या फिर रिहंद नदी है। ठीक है, गंगा जो नदी है, गंगा नदी को साल 2008 के अंदर जो है भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित करने का काम किया गया था। ठीक है,
और गंगा नदी के अंदर एक मछली पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, डॉल्फिन कहा जाता है। और ये जो गंगे डॉल्फिन जो है, इसी गंगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो कौन सा है, तो गंगे डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। और प्रत्येक 5 अक्टूबर को भारत के अंदर कौन सा दिन मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अगर मैं गंगा के किनारे बसे नगरों की बात करूं तो हरिद्वार है उत्तर प्रदेश का, कानपुर है उत्तर प्रदेश का, कन्नौज है उत्तर प्रदेश का, पटना है उत्तर प्रदेश का, वाराणसी है। ये सारे के सारे नगर जो है कौन सी नदी के किनारे पड़ते हैं, गंगा नदी के किनारे पड़ते हैं। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर जाती है, उत्तर प्रदेश से जाकर के बिहार जाती है, बिहार के बाद में झारखंड को चीरते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का बांध के ऊपर जाते हुए यह नदी कौन से देश में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जाकर यह नदी कहां पर जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जो भी नदी आपने याद रखना बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी वो किसका निर्माण करेगी, हमेशा वो डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे कौन से नगर हो गए, फटाफट याद कर लीजिएगा। हरिद्वार है, कानपुर है, कन्नौज है, पटना है, वाराणसी, सारे के सारे गंगा नदी के किनारे है। सरयू, सरयू के किनारे एक बहुत बेहतरीन प्रसिद्ध नगर है, आपने याद हो तो, पटना बिहार में है। बिहार में पट जे भाई, मेरा अकेले होगा, पट ले तो कड़े पटे चंदा हो तेरे पे, अजीत चंदा। ठीक है, सरयू नदी पूछ रहे क्या, सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का बहराइच है, बाराबंकी है, सीतापुर है, अयोध्या है, फैजाबाद है, बलिया है। ये सारे के सारे कौन सी नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। बाराबंकी, बहराइच, सरयू, अयोध्या, फैजाबाद, बलिया, ये सारे के सारे कौन सी नदी के किनारे हैं, सरयू नदी के किनारे हैं। और उत्तर प्रदेश का जौनपुर जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो आपने याद रखना, लखनऊ भी कौन सी नदी के किनारे है, लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे। ठीक है, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक और नगर है, नगर का नाम क्या है, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर नगर भी कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। रिहंद जो है एक उपनदी है, यानी एक सहायक नदी है। और ये कौन सी की सहायक नदी है, आपने याद रखना है, सोन नदी जो है, रिहंद जो है सोन नदी की सहायक नदी है। बाद में सोन नदी भी जाकर के गंगा नदी के अंदर गिर जाती है, यानी सोन किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है सोन। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 के अंदर दिया गया था। गंगा के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अभी हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और जौनपुर नगर जो है वो गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, ये पशुधन विकास बोर्ड का पूछता होगा। ठीक है, तो पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय पूछ रखा, तो कहां पर है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय। पहले भी आप इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। ए कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका मिस्ट्री। तो हरियाणा के पंचकुला के अंदर जो है पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय। साल 2007 और साल 2008 के अंदर जो है 2007-8 के अंदर क्या किया गया था, पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना करने का काम किया गया था। भारत के किस शहर में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति बनाई गई है या फिर बनाई जा रही है, तो भारत का वो कौन सा शहर है जहां पर भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति, वो शहर कौन सा, वो काशी है या फिर वो वाराणसी है या फिर वो शहर बोध गया है या फिर वो शहर उत्तर प्रदेश का गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर है। तो आपने याद रखना है, तो वो शहर कौन सा है, तो भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति बनाने का काम जो है वो बिहार का जो बोध गया जो है, बोध गया के अंदर जो है सबसे लंबी मूर्ति भगवान बुद्ध की बनाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ देने का काम करूंगा। भारत का विभाजन जो है, भारत को विभाजन को टालने का अंतिम अवसर जो था वो कब समाप्त हो गया था, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, या फिर राजगोपालाचारी के फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ, या फिर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ में, या फिर वेवेल प्लान। तो भारत का विभाजन जो था उसको टालने का अंतिम अवसर, यानी इनमें से जो आखिरी घटना आपने ध्यान रखनी है वो क्या थी, वो घटना थी कैबिनेट मिशन 1940। जब कैबिनेट मिशन 1940 को भारत भेजा गया था, तो कैबिनेट मिशन 1940 के अंदर शायद 3 सदस्य हुआ करते थे, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और तीसरा नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स का। इसके बाद में जो है दिसंबर 1940 के अंदर यह आता, अगले साल हिंदुस्तान आजाद हो जाता है। तो भारत के विभाजन को टालने का आखिरी अवसर कौन सा था, तो आपने याद रखना कैबिनेट मिशन को जब अस्वीकार कर दिया गया तो भारत के विभाजन को टालने का ये क्या था, अंतिम अवसर था, आखिरी अवसर हुआ करता था। हरियाणा करंट अफेयर का प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। देखिए, अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहां से करने का काम किया है, अमृत सरोवर मिशन।
एक चीज का मैंने जिक्र किया था भाई, मोदी सरकार एक वो बना रही, महोत्सव मना रही। महोत्सव कौन सा है? उस महोत्सव का नाम क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। और आप आजादी का कौन सा अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं? तो याद रखना आपने, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव जो है वो अभी पूरे भारत के अंदर मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारी आजादी को 75 साल हो गए हैं। तो इस अवसर के ऊपर जो है मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक अमृत सरोवर योजना की शुरुआत करने का काम किया गया है। इस अमृत सरोवर योजना के तहत क्या किया जाएगा कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले के 75 तालाब जो है, 75 तालाबों का सौंदर्यीकरण करने का काम किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत जिले का एक गांव है, गांव कौन सा है? नाहरा। तो सोनीपत जिले के नाहरा गांव से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत करने का काम किया था। किस दिन किया था? अपने याद रखना, जिस दिन मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई 2022 को, ठीक है। 1 मई 2022 को हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो दो चीज ध्यान रखनी है, अमृत सरोवर मिशन जो है शुरुआत करता हुई थी सोनीपत के नाहरा गांव से हुई थी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है 75 तालाबों का सौंदर्यीकरण करने का काम किया जाएगा। 1 मई 2022 को सोनीपत के नाहरा गांव जो है, इस गांव से इस योजना की क्या की थी? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरुआत करने का काम किया गया था, ठीक है। पहले कांग्रेस सत्र के दौरान लाला मुरलीधर के साथ में किस व्यक्ति ने भाग लिया था? याद करिए, जब 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर कांग्रेस पार्टी की 72 सदस्यों के साथ में पहला अधिवेशन हुआ था। उस पहले अधिवेशन के अंदर हरियाणा के लाला मुरलीधर गए थे और उनके साथ में एक व्यक्ति था, उसका नाम कौन सा? मुंशी ज्वाला प्रसाद, राय बहादुर कांसीराम या फिर परमानंद। इस शख्स के बारे में हरियाणा के इतिहास में अधिक जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। मैंने काफी कुछ टटोलने का प्रयास किया लेकिन जानकारी मैं नहीं जुटा पाया। अगर आपके पास में भी इस शख्स के बारे में कोई जानकारी है तो मुझे 90-509 61-500 के बारे में भेजने का प्रयास करें। वो व्यक्ति था मुंशी ज्वाला प्रसाद, ठीक है। मुंशी ज्वाला प्रसाद जो था वो लाला मुरलीधर के साथ में इस बंदे ने कांग्रेस के मुरलीधर के साथ में कांग्रेस के पहले सत्र के अंदर भाग लिया था। हाँ, हो सकता है ये ज्वाला प्रसाद मिश्र की बात कर रहा हो, क्योंकि उनका जन्म तो फिर उत्तर प्रदेश से हुआ था, उनका संबंध हरियाणा प्रदेश से नहीं है। जप नाम सभी को जप नाम, ठीक है। तो ज्वाला प्रसाद मिश्र जो है या तो वो उत्तर प्रदेश के या तो एक लेखक उनकी बात कर रहा है, नहीं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ज्वाला प्रसाद मुझे ध्यान आते हैं कि हरियाणा के कलायत, एक कैथल के अंदर एक जगह कलायत के अंदर एक सांगी हुआ करते थे, माईलाल जो थे, माईलाल के एक शिष्य थे, लेकिन उनकी मृत्यु तो अभी 20 साल पहले हुई है और ये अधिवेशन 1885 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने, मुंशी ज्वाला प्रसाद जो था कांग्रेस के पहले सत्र के अंदर लाला मुरलीधर के साथ में जो था इन्होंने भाग लेने का काम किया था। थानेश्वर नगर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज के द्वारा किया गया था? बताइए शाबाश। सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज के द्वारा जो है थानेश्वर मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया था? सभी को पता है थानेश्वर महादेव मंदिर जो है पुष्यभूति जो राजा था, पुष्यभूति राजा के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाने का काम किया था। बस एक महत्वपूर्ण बात आपने याद रखनी है, भगवान शिव जो है, भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा, जो भगवान शिव का जो है शिवलिंग जो है, भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा करने का काम जो है वो सबसे पहले इसी स्थानेश्वर महादेव मंदिर के अंदर किया गया था, ठीक है। यानी शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की सबसे पहले पूजा कहां पर की गई थी? तो आपने याद रखना है, तो सबसे पहले पूजा जो थी वो स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो यहां पर सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करने का काम, इसी शिव के शिवलिंग की पूजा करने का काम सबसे पहले यहां पर किया था। 1761 के अंदर जब मराठाओं का युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली के साथ में, उसके बाद एक मराठा सरदार हुआ करते थे सदाशिवराव भाऊ, और सदाशिव भाऊ जो है उन्होंने क्या किया था? इसका पुनर्निर्माण करवाने का काम किया था सदाशिव भाव के द्वारा इस मंदिर का। तो सम्राट पुष्यभूति जो था, पुष्यभूति के द्वारा स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाने का काम किया था। पूरी की पूरी पीडीएफ जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको क्लास खत्म होने के तुरंत बाद जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इन व्यक्तियों में से कौन व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन थे? पेंथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था, तीसरा नाम स्टैनफोर्ड क्रिप्स था। तो तीनों नाम है इसके अंदर, पेंथिक लॉरेंस है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स है, एबी अलेक्जेंडर। तो एक बच गया विलियम वुड जो था वो 1940 का जो कैबिनेट मिशन जो था 1940 के कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो विलियम वुड जो था वो कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं था। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? फटाफट बताइए 2021।
साहित्य अकादमी की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1954, 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी जो है, साहित्य अकादमी का गठन किया गया था। ठीक है, साहित्य अकादमी का गठन कब किया गया था? 12 मार्च 1954 को गठन करने का काम किया गया था। सबसे पहले सन 1955 के अंदर जो है हिंदी के महान लेखक जिनका नाम आपने सुना होगा माखनलाल चतुर्वेदी, तो सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी के लिए इस पुरस्कार को दिया गया था। ठीक है, हिम तरंगिनी के लिए इस पुरस्कार को दिया गया था। और 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को देने का काम किया गया। दया प्रकाश सिन्हा का एक उपन्यास है, जिस उपन्यास का नाम भी आपने ध्यान में रखना है, सम्राट अशोक, के लिए इस पुरस्कार को देने का काम किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार किसको दिया गया? तो आपने याद रखना, नमिता गोखले। ठीक है, नमिता गोखले जो है, नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा जो साहित्य अकादमी जो है, याद रखना, भारत के संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। दो ऐसी भाषाएं जिनका भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर जिक्र नहीं, वो दो भाषा कौन सी है? राजस्थानी और अंग्रेजी। तो ये राजस्थानी में भी दिया जाता है, अंग्रेजी में भी दिया जाता है। 22 भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में, 2 और जोड़ लीजिए, राजस्थानी और अंग्रेजी, यानी टोटल भारत के 24 भाषाओं के अंदर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार को देने का काम किया जाता है। ठीक है, कितनी भाषाओं के अंदर दिया जाता है? तो टोटल 24 भाषाएं हैं। 24 भाषाओं के अंदर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार को देने का काम किया जाता है। दया प्रकाश सिन्हा जो है, दया प्रकाश सिन्हा को इस पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया था। पहला माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। थिंग्स टू लिव इन बिहाइंड, शायद इस तरह का कोई नाम है, थिंग्स टू लिव इन बिहाइंड, ये नाम था, अपने याद रखना। चंद्रशेखर वर्तमान समय में साहित्य अकादमी के क्या है? अध्यक्ष हैं। 20 वाला अनामिका को मिला था, याद रख सकते हो, कोई जरूरी भी नहीं है। एक उपन्यास है जिसका नाम है दुर्गेश नंदिनी। ये जो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास जो है, इसको किस व्यक्ति के द्वारा लिखने का काम किया गया था? दुर्गेश नंदिनी उपन्यास जो है, इसको किस व्यक्ति के द्वारा लिखने का काम किया गया था? दुर्गेश नंदिनी। शकुंतला है, देवी चौधराइन है, वंदे मातरम है, आनंद भट्ट है, सारे के सारे उपन्यास जो है इसी महान व्यक्ति के द्वारा लिखे गए थे। शकुंतला, देवी चौधराइन, देवी चौधराइन, शकुंतला, देवी चौधराइन, ये सारे के सारे उपन्यास। इसके अलावा एक महान उपन्यास लिखा था इन्होंने संस्कृत भाषा के अंदर, इसका नाम है आनंद मठ। और इसी आनंद मठ से हमारा जो राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम को लेने का काम किया गया था। ठीक है, तो ये किसने? दुर्गेश नंदिनी के लेखक, आपने याद रखना कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। आपको याद होगा भारत के जो महान लेखक हैं, इनकी एक बेटी हुआ करती थी बंकिम चंद्र चटर्जी की, और जो वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगीत लिखा था, हमेशा अपनी बेटी को एक बात कहा करते थे कि देखना ये गीत आगे चल करके भारत का राष्ट्रगीत बनेगा। लेकिन एक ऐतिहासिक षड्यंत्र के तहत संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, उस बैठक से पहले तक यह तय था कि राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम ही बनेगा। लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की 114वीं और अंतिम बैठक के अंदर 3 प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला प्रस्ताव यह था कि जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया और वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत बना दिया गया। और तीसरा काम अंतिम बैठक के अंदर यह किया गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दुर्गेश नंदिनी उपन्यास लिखा गया था। गीतांजलि के लेखक आप सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर जो है। गीतांजलि जो है, गीतांजलि के लेखक कौन है? आपने याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि जैसी रचना, जिनको पहला क्या मिला था। इसके अलावा चतुरंग और करुणा जैसे उपन्यास भी इन्होंने ही लिखे थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ देने का काम क्लास के तुरंत बाद हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, अहिल्याबाई होलकर रेलवे स्टेशन, रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन, या फिर महारानी ताराबाई रेलवे स्टेशन? तो फटाफट बताने का काम करिएगा कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम किस वीरांगना के नाम के ऊपर करने का काम किया? तो वो वीरांगना और कोई नहीं हो सकती, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जो है, जिनको 1857 की क्रांति के एकमात्र मर्द महिला कह करके पुकारा गया था, मराठा सरदार लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम के ऊपर रखा गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? 1894 के अंदर जो है लाला लाजपत राय जो है, ठीक है, लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय को 1894 के अंदर जो है
पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने का श्रेय जाता है। इसके अलावा एक लक्ष्मी बीमा कंपनी भी लाला लाजपत राय के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, लक्ष्मी बीमा कंपनी, ठीक है। और लाला लाजपत राय के द्वारा पीएनबी की स्थापना करने का काम किया गया था। अतुल गोयल जो है वर्तमान समय में पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ चुने गए हैं। उनका नाम क्या है? अतुल गोयल, ठीक है। किसको चुना गया है? अतुल गोयल को चुना गया है। भारत के किस शहर में पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी बनाने का काम किया जाएगा? पैरा ओलंपिक जो पैरा खिलाड़ी जो होते हैं, तो उन पैरा खिलाड़ियों के लिए जो है भारत के कौन से शहर के अंदर जो है पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी बनाई जाएगी? बताओ शाबाश, वो कौन सा शहर है? बिल्कुल सही उत्तर है मनीषा आनंद बांगड़, गलत उत्तर है आपका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है, लखनऊ के अंदर जो है पहली पैरा बैडमिंटन जो है अकादमी बनाने का काम किया जा रहा है। तो हैदराबाद फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सी नदी के किनारे है? हैदराबाद और लखनऊ दोनों कौन सी नदी के किनारे है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो आपने दे दूंगा। किस शहर में भारत का पहला हेली हब बनाने का काम किया गया है? भारत का पहला हेली हब जो है वो भारत के, बिल्कुल सही है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है और वो गोमती नदी के किनारे हैं, ठीक है। गोमती और मूसी नदी हो जाएगा उत्तर में। भारत का पहला हेली हब कौन से जिले के अंदर जो है बनाने का काम किया जाएगा? जोकर मैं पढ़ाई हूं लाइव आके अपना इस तरह हरियाणा के 14 बेस्ट टीचर जो है अपना लाइव आके पढ़ाओगे लिसो ऐप के ऊपर। सीईटी का प्रैक्टिस बैच है जिसमें 14 के 14 सब्जेक्ट सिर्फ 199 रुपए के अंदर लाइव पढ़ाए जाओगे। प्रैक्टिस बैच है, जिन्हें थ्योरी पढ़ ली है तो प्रैक्टिस आप वहां कर सकते हो, लिसो ऐप ओपन करके आपने वो मिल जाएगा। तो हरियाणा का कौन सा जिला? हरियाणा का गुरुग्राम जिला जो है, जहां पर भारत का पहला हेली हब बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर जो है सबसे बड़ा भारत का चार्जिंग स्टेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया गुड़गांव के अंदर, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपने याद रखनी, गुड़गांव के अंदर जो है भारत का पहला ग्रेन एटीएम जो है गुड़गांव के फारूक नगर के अंदर लगाने का काम किया गया था। और भारत का पहला हेली हब जो है, यानी हेलीकॉप्टर के सामान का काम ठीक करने का काम किया जाएगा। हेली हब के अंदर जो है हेलीकॉप्टर की तमाम सुविधाएं जो है यहां पर मिलेगी। 1987 के अंदर भारत सरकार ने एक कंपनी बनाई थी जिस कंपनी का नाम था पवन हंस लिमिटेड, ठीक है। पवन हंस लिमिटेड जो है सरकारी कंपनी है, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसके तहत जो जैसे एयर इंडिया जो थी सरकारी कंपनी थी, उसी तरह से जो है पवन हंस लिमिटेड भी एक सरकारी कंपनी थी, परंतु अब सरकार इसको बेचने का विचार कर रही है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑटो अपील सॉफ्टवेयर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। और इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भी सराहने का काम किया कि बड़ी गजब की ये योजना है ऑटो अपील सॉफ्टवेयर। तो ये योजना कब शुरू हुई थी? तो याद रखना 1/9/2021 को जो है 1 सितंबर 2021 को 1 सितंबर 2021 को ये योजना लागू हुई थी। और ये योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? हमारा हरियाणा जो है ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बना था। बस तारीख आपने इसकी याद रखनी, इसलिए इस प्रश्न को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। मेरा नो जिक्र है, प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 सितंबर 2021 को ओस जो है ऑटो अपील लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? हरियाणा बना था, ठीक है। केंद्र सरकार गुजरात ने पूरा हरियाणा लिख लो, ठीक है, हरियाणा। तो केंद्र सरकार हरियाणा के कितने जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करने का काम करेगी? निर्यात हब के रूप में हरियाणा के कितने जिलों को विकसित करने का काम कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। बार बार मैं एक ही चीज का जिक्र कर रहा हूं, आपको ध्यान होगा आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत देश के 75 जिलों को भारत सरकार निर्यात हब के रूप में जो है शामिल करने का काम कर रही है। और उसके तहत हरियाणा प्रदेश के जो है 3 जिले हैं जिनको निर्यात हब के रूप में हरियाणा भारत सरकार जो है वो विकसित करने का काम कर रही है। वो जिले फरीदाबाद है, वो जिला गुड़गांव है, वो जिला कौन सा है? पानीपत है, ठीक है। वो जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। इसके अलावा वो जिला कौन सा है? वो जिला गुरुग्राम है। और गुरुग्राम के बाद में वो जिला कौन सा बच गया? तो वो जिला कौन सा है? पानीपत है। ये 3 जिले हैं। इन तीनों जिलों को किस थीम के तहत आपने याद रखना? आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार 75 जिलों को भारत के निर्यात हब के रूप में विकसित करने का काम करेगा। और हरियाणा के कितने जिलों को चुना गया? फरीदाबाद, गुरुग्राम और पानीपत। इन 3 जिलों को जो है निर्यात हब के रूप में हरियाणा सरकार ने चुनने का काम किया। फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, ठीक है। हरियाणा राज्य किस राज्य से देसी कपास का बीज खरीदने का काम करेगा? वो कौन सा राज्य है जिस राज्य से हरियाणा सरकार जो है वो देसी कपास का बीज खरीदने का काम करेगा? वो राज्य गुजरात है, वो राज्य राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है। गुजरात नहीं आएगा, आपने याद रखना। हमारा पड़ोसी राज्य जो है राजस्थान से जो है
हरियाणा सरकार क्या करेगी, कपास का देसी बीज जो है वो खरीदने का काम करेगी। ठीक है। चंडीगढ़ का नया आईजी किसे नियुक्त किया गया है, राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ का नया आईजी नियुक्त किया गया है। क्रिकेट की कूच बिहार ट्रॉफी 2022 किस राज्य ने जीती है, बताइए शाबाश। कूच बिहार ट्रॉफी 2022 को किसके द्वारा जीतने का काम किया गया है। ठीक है। एक पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 25 लाख रुपए इनामी राशि, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। 2021 के अंदर हरियाणा प्रदेश के 4 खिलाड़ी हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला नाम कौन सा है, अपने याद रखना, पहला नाम कौन सा है, तो पहला नाम है नीरज चोपड़ा का। ठीक है, नीरज चोपड़ा का। अगले नाम फटाफट कमेंट करके बताओ कि कौन से नाम है। नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो के लिए जाने जाते हैं, हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव के। ठीक है। दूसरा नाम कौन सा है, तो दूसरा नाम आता है सुमित अंतिल का। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जेवेलियन थ्रो के सुमित अंतिल। ठीक है। तीसरा नाम आता है तीसरा नाम आता है रवि दहिया। ठीक है, रवि दहिया का संबंध किससे है, तो रवि दहिया का संबंध किससे है, तो रवि दहिया का संबंध किससे, कुश्ती से है। और चौथा और अंतिम नाम आता है शूटिंग के खिलाड़ी जिनका नाम क्या है, मनीष नरवाल। क्या नाम है, मनीष नरवाल। ये हरियाणा प्रदेश के 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया है। 2021 के हैं, आपने याद रखना। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, रवि दहिया और मनीष नरवाल। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, सुमित अंतिल और मनीष नरवाल जो है, इन 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया गया। ठीक है। इसके अलावा जो है कूच बिहार ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई, तो हरियाणा जो है, हरियाणा सर के द्वारा जो है कूच बिहार ट्रॉफी जो है किसके द्वारा जीतने का काम किया गया, हरियाणा के द्वारा जीतने का काम किया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है 2021 के अंदर, फटाफट बताइए। विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी जो है वो 2021 के अंदर किस क्रिकेट टीम के द्वारा जीतने का काम किया गया है। टेलीग्राम चैनल जीके परवीन उड़ान के अंदर क्विज, जब मैंने टाइम लगा तो क्विज पूछ लिया करो, तो उसके अंदर ये क्विज मैंने शायद आज ही पूछी थी। तो वो विजय हजारे ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई, तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट के द्वारा जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीतने का काम किया गया। ठीक है। 3 नाम और लिख लीजिए। आसन कुमार, आसन कुमार, प्रीतम सिवाच, इसके अलावा एक और लिख लीजिए, तलवार सरकार। ठीक है। ये 3 ऐसे बंदे हैं जिन तीनों बंदों को क्या मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। 3 बंदे हैं जिनको इस द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरकार तलवाड़। ठीक है, सरकार तलवाड़। ये 3 ऐसे बंदे हैं, इन तीनों बंदों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इन तीनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया। ठीक है। आसन, प्रीतम सिवाच और तीसरा कौन सा है, ठीक है, आसन कुमार हरियाणा के भिवानी जिले से संबंध रखते हैं। इसके अलावा प्रीतम कुमार जो है वो हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। सरकार तलवाड़ वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है। अजय राणा कह रहे हैं आज काला का जिक्र नहीं हो भाई, काला ऐसी चालन लग रही है, श्यामी टास खेलन लग रही है, हर काला में बांध रही है, काला ज्यादा जिक्र कौन करे बेटा। ठीक है। तो 2021 के 4 मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, रवि दहिया, मनीष नरवाल, ये 4 बंदे हैं जिनको मेजर ध्यानचंद रत्न खेल रत्न अवार्ड मिला है। इसके अलावा जो है आसन कुमार जिला भिवानी, प्रीतम सिवाच जिला सोनीपत, सरकार तलवाड़ जिला फरीदाबाद, ये तीनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश को मिली है। कूच बिहार ट्रॉफी किसने जीती है, हरियाणा जो है, हरियाणा ने कूच बिहार ट्रॉफी को जीतने का काम किया है। काले तेरी डिमांड हो रही बनू को कालन दिखाई दो जी। हरियाणा के किस जिले में पंचतंत्र पार्क बनाया जाएगा, काले तेरी इंस्टा आईडी के है साहिल सारण 302 हो भाई, जिसने काला गला बताना हो, SAHILSHARAN 302। ठीक है। ए और भी लिख भी दिए भाई इसकी, साहिल सारण की बता, SAHARAN 302 ला भैया काला की आईडी है। ठीक है, इंस्टाग्राम की। तो हरियाणा के किस जिले में पंचतत्व पार्क बनाया जाएगा, सारा काम मेरा था पहले, कैमरा कुमरा सारी चीज सेटअप करने का काम काला करा है, वो सारे सिस्टम कर दे, बहुत बढ़िया छोरा। तो हरियाणा के कौन से जिले में पंचतत्व पार्क, पंचतत्व का मतलब क्या है, अपना जो
शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना, और इसी की थीम के ऊपर जो है एक पंच तत्व पार्क बनाने का काम किया जाएगा, और वो पंच तत्व पार्क जो है हरियाणा के करनाल जिले के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, पंच तत्व पार्क जो है हरियाणा के जो करनाल जो है। मिस्टी सिंह कह रहे भाई काला की बहू की आईडी बता दो जी भाई, रिश्ताले ना तो पछली गाल में को भी कौन टप दे, तुम बहू की बात कर रहे हैं। इब्बे काला बालक से 16 साल की उम्र है, फिर करांगे काला का ब्याह। बालक से इब्बे काला, फिर करांगे काला का ब्याह, इब्बे कौन करते। ठीक है, प्रदेश के किस जिले के गांव बाडेपट्टी में पहला NDRIF का सेंटर बनाया जाएगा? ये जो सेंटर जो है बाडोपट्टी गांव के अंदर बनाया जाएगा, और आपने याद रखना ये प्रदेश का पहला सेंटर है NDRIF। ठीक है, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी या फिर हिसार जिले का बाडोपट्टी गांव जो है हरियाणा। जब आप हिसार से चल करके चंडीगढ़ जाते हैं तब बीच में बिल्कुल बरवाड़ा से हिसार के बीच में गांव आता है बैबलपुर के पास में, जिस गांव का नाम है बाडोपट्टी। ये जो है आपदा मोचन बल, ठीक है, हिंदी में इसका नाम क्या है? आपदा मोचन बल। आपदा मोचन बल, ठीक है, आपदा मोचन बल मतलब के है भाई यू जो आपदा उपदा है नहीं कोई प्राकृतिक गूगल जोर के मेलवाए दो जो उस खातर यूपी तक टीम बुला करते। हिसार जिले का स्याडुआ गांव में कुआ खोदनी 2 किसान दब गए थे तो यूपी तक आए थे, बहुत टाइम लग गया था। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के कारण जो है उरे क्या चीज ध्यान रखनी है, तो उरे इसलिए जो है बिल्कुल बाडोपट्टी लगभग 15 किलोमीटर पड़ा हिसार का जो महाराजागर से हवाई अड्डा है, तो इसलिए हिसार जिले के बाडोपट्टी गांव के अंदर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का कार्यालय बनाया गया है, और ये पहला कार्यालय है हरियाणा प्रदेश के अंदर। ठीक है, बाडोपट्टी के अंदर। हरियाणा राज्य में वर्ष 2022-23 में कितनी हाईटेक नर्सरियां स्थापित की जाएगी? फटाफट बताओ। हरियाणा राज्य में 2022-23 के अंदर कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित की जाएगी? 10, 15, 50 या फिर 100? तो याद रखना है, तो 10 जो है हाईटेक नर्सरी हरियाणा सरकार के, हरियाणा राज्य जो है 10 हाईटेक नर्सरी स्थापित करने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम नमामि गंगे का आधिकारिक शुभंकर किस कॉमिक चरित्र को बनाया गया है? नमामि गंगे प्रोग्राम जो है गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के अंदर इस प्रोग्राम को चलाया था, नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम, और ये प्रोग्राम जो है 2014 के अंदर चलाया गया था। तो आधिकारिक शुभंकर कौन सी कॉमिक बुक को बनाया गया? शक्तिमान, स्पाइडरमैन, चाचा चौधरी, छोटा भीम। तो आपने याद रखना चाचा चौधरी जो है इसको थीम बनाया गया, इसको क्या बनाया गया है? शुभंकर बनाने का काम किसको किया गया है? चाचा चौधरी को बनाने का काम किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर लगाया जाएगा? तो खादी से बना हुआ दुनिया का सबसे ऊंचाई के ऊपर यह झंडा लगेगा। लगभग आप मान के चलिए 225 फीट लंबाई है और लगभग 150 फीट इसकी चौड़ाई है, और ये खादी से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा झंडा है। और इस झंडे को लगाने का काम जो है वो कहां पर किया जाएगा? लेह लद्दाख के अंदर किया गया है, लेह लद्दाख के अंदर। यहाँ के उपराज्यपाल जो है RK माथुर साहब ने इसका उद्घाटन करने का काम किया था। हिम तेंदुआ जो है लेह लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ का जिक्र हम कर चुके हैं। हिम तेंदुआ यहाँ का राजकीय जीव है। इसके अलावा जो है लेह और कारगिल 2 जिले हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? वो लेह लद्दाख है। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा है? लद्दाख है। तो लेह लद्दाख के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा भारत का राष्ट्र ध्वज फहराने का काम किया है। किस राज्य ने कुपर महसिर यानी केटली मछली को राजकीय मछली घोषित करने का काम किया है? बताइए शाबाश। कौन सी मछली को इस राज्य ने क्या किया है कि राजकीय मछली घोषित करने का काम किया है? वो राज्य पूछ रहे, क्या फटाफट बताइए वो राज्य कौन सा है? सिक्किम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटका? बताओ शाबाश, वो राज्य कौन सा है? देखो, उड़ीसा, उड़ीसा का राजकीय पशु कौन सा है? तो याद रखना है हाथी। और कर्नाटका का राजकीय पशु भी कौन सा है? हाथी है। ठीक है। और जो केटली नामक मछली जो है वो किसने वो बनाया? तो सिक्किम जो है, सिक्किम ने जो है केटली नामक मछली जो है, केटली नामक मछली जो है, केटली नामक मछली को सिक्किम ने क्या बनाया है? राजकीय मछली घोषित किया है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु कौन सा है? तो याद रखना है फिशिंग कैट, बिल्ली है या फिशिंग कैट। ठीक है, फिशिंग कैट जो है इसको
पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु बनाया गया है। कर्नाटक और उड़ीसा का राजकीय पशु कौन सा हाथी है। और सिक्किम की कौन सी मछली को, केटली नामक मछली को क्या किया गया है, राजकीय मछली का दर्जा देने का काम किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कौन से राज्य के अंदर स्थापित किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क जो है वो लगभग आपने याद रखना है 11,000 फुट ऊंचाई के ऊपर जो है भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क जो है 11,000 फीट ऊंचाई के ऊपर भारत का जो उत्तराखंड राज्य जो है, उत्तराखंड राज्य के अंदर सबसे ऊंचा हर्बल पार्क जो है वो उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है स्थापित करने का काम किया गया है उत्तराखंड के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन कक्ष रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। देखो, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन कक्ष रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इसका नाम है। और ये जो सम्मेलन कक्ष जिसका नाम रुद्राक्ष जो है ये किसके सहयोग से लगाया गया, तो आपने याद रखना जापान के सहयोग से लगाया गया। जब जापान के शिंजो आबे प्रधानमंत्री थे, वो जब भारत आए थे तो एक तो ट्रेन दे के गए थे, दूसरा एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन कक्ष की घोषणा करने का काम किया गया था। वो काशी यानी वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। और उस कन्वेंशन सेंटर का नाम क्या है, रुद्राक्ष है। और किसके सहयोग से लगा, तो आपने याद रखना है जापान के सहयोग से ये लगा है। ये चीज आपने याद रखनी है। 18 साल से ऊपर की आबादी को 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव कौन सा बन गया है। वियान गांव है जम्मू कश्मीर का, मंडावा गांव है राजस्थान का, या फिर मलाना गांव है हिमाचल प्रदेश का, या फिर पंसारी गांव है गुजरात का। तो आपने याद रखना वो पहला गांव कौन सा बना है, जम्मू कश्मीर का वियान गांव जो है वो 18 साल से ऊपर की आबादी के ऊपर टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया। ठीक है, तो पूरी की पूरी आज के लिए इतना ही। पूरी की पूरी क्लास जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपने मिल जाओगी। ठीक है, लीसो ऐप के ऊपर एंड कर दो जी। लीसो ऐप के ऊपर जो है सीटी का स्पेशल बैच चल रहा है 199 रुपया के अंदर 14 टीचर लाइव पढ़ाओगे। दिल्ली पुलिस का एक बैच चल रहा है 299 रुपया में। इसके अलावा 20 जून को एक साइंस स्पेशल बैच आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की थ्योरेटिकल बैच जो है सिर्फ 149 रुपए में लीसो ऐप के ऊपर मिलेगा। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम के ऊपर मिल जाओगी। जय हिंद।